नमस्कार। अंदर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीत दीक्षित। हर दिन सियासत में बहुत कुछ देखने और सुनने को मिलता है। बहुत सी हलचल होती है, बहुत से कयास लगाए जाते हैं, तो कई सियासी किस्से सुने और सुनाए भी जाते हैं। लेकिन हर खबर के पीछे बहुत कुछ ऐसा होता है जो पर्दे के पीछे ही रह जाता है। तो इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी ही अंदर की बातें, जानेंगे उन खबरों के मायने और समझने की कोशिश करेंगे सियासत के दांव पेच को। तो आइए शुरू करते हैं अंदर की बात। अंदर की बात में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश के एक आदिवासी विधायक की, जो इन दिनों खासी चर्चा का विषय बने हुए हैं। कारण यह है कि अब वह मध्य प्रदेश के प्रशासनिक अफसर के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। यह मोर्चा खोलने का आगाज 3 अक्टूबर को हो चुका है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री को विधिवत एक आवेदन देकर शिकायत की है कि मध्य प्रदेश के कई बड़े प्रशासनिक अफसर जिस कॉलोनी में कब्जा जमाए हैं उसकी वैधता कितनी है, यह जांच का विषय है। पत्र के जारी होने के बाद प्रशासनिक गलियारों में विधायक को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, ये वही विधायक हैं जो आदिवासी विधायक हैं और अपने एक इकलौते राजनीतिक दल के विधायक हैं और मालवा प्रांत के विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं। और पिछले दिनों एक मामले में काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी विधायक ने, जिसमें उन पर एक डॉक्टर ने रिश्वत तक लेने का आरोप लगा दिया था। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात, आखिर किन अफसरों के खिलाफ विधायक ने मोर्चा खोला है, और इसी में करेंगे अंदर की बात। और रोज की तरह हमारे साथ हमारे दोनों वरिष्ठ पत्रकार साथी अशोक शुक्ला और भानु चौबे जी जुड़ गए हैं। तो आज उन्हीं से समझेंगे आखिर इस आदिवासी विधायक ने क्या मोर्चा खोला है और किसके खिलाफ खोला है और क्यों खोला है और खोलने की वजह क्या रही। तो इसी को जानेंगे और समझेंगे अंदर की बात में। सबसे पहले मैं भानु चौबे जी से कहूंगा कि भानु चौबे जी, आखिर ये आदिवासी विधायक कौन है और क्या उनकी मंशा है मुख्यमंत्री को पत्र लिखने के पीछे? मुझे लगता है आप वो अलावा की बात कर रहे हैं शायद। और नहीं, ये जो जानकारी है मेरे पास वो डोडियार की है, जो सैलाना अच्छा, से डोडियार है। अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा। तो बात ये है, जो भी है कोई हाँ। फर्क नहीं पड़ता। मुश्किल ये है कि प्रशासनिक अफसरों की और विधायकों के बीच की तनातनी बहुत परंपरागत है। बहुत से जो कड़क अफसर हैं या जो अपनी बात पे अड़े रहते हैं, जिद करते हैं या अपने निर्णय को सही मानते हैं, ऐसे अफसरों के और विधायकों के बीच अक्सर ये तनातनी होती है, झंझट होते हैं। और इनका निश्चित रूप से या तो कोई योजना, कोई काम या इनका सम्मान का सवाल या कोई ना कोई बात ऐसी तत्व इसमें शामिल है जो उस अधिकारी से ये अपेक्षित करते थे और वो पूरा नहीं हुआ और विधायक जी नाराज है और अपनी विधायकी का जो उनको विशेषाधिकार है उसका उपयोग करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि कोई बहुत अजीब घटना तो नहीं है, क्योंकि अभी हमने प्रदीप पटेल की चर्चा की थी कि वो पुलिस अधिकारी के सामने गए और दंडवत लेट गए और अपनी बातें मनवाने की कोशिश की और उन्होंने कहा मैं जनता के लिए लड़ता हूँ। तो ये इस तरह की बातें होती रहती हैं। और यदि इस बात में ये पता चल जाए कि किस बात को लेकर वो ये नाराजगी आई है, तो शायद बात और करने लायक हो जाए और कुछ रोचक इसमें बात कही जा सकती है। जी, चलिए इसी बात को और अशोक शुक्ला जी समझते हैं। अशोक शुक्ला जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन चौबे जी, ये घटनाक्रम जो है 3 अक्टूबर का है। डोडियार जो सैलाना से विधायक हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को कई प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर एक पत्र लिखा है, जिसमें भोपाल में एक कॉलोनी है, एक कॉलोनी में जो उन्होंने प्लॉट्स और मकान बनाए हैं वो एक तरह से अवैध तरीके से बनाए गए हैं, ऐसा उन्होंने मुद्दा उठाया है, जिसकी जांच का विषय है। ऐसा पत्र उन्होंने, इस मंशा का पत्र जो है डॉक्टर मोहन यादव को 3 अक्टूबर को दिया है। और इसी को लेकर प्रशासनिक गलियारों, खासकर अगर वल्लभ भवन की बात करूंगा या अन्य अफसरों की बात करूंगा, उन अफसरों में हलचल पैदा हो गई है और इसी हलचल की वजह से प्रशासनिक गलियारे में इस विधायक को लेकर खासी चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, ये जिस
कॉलोनी की बात कर रहे हैं, ये इशू मीडिया में कुछ समय पहले भी बड़ा सुर्खियों में आया था। कुछ जो द्वितीय लाइन के जो प्रकाशन है, जो मुख्य प्रकाशन नहीं कहलाते हैं, उनमें यह इशू बहुत उठा था कि एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ इनकी अफसरों की कोठियां या आलीशान भवन बन रहे हैं और उनकी किसी की परमिशन नहीं है, अवैध है, और वो कॉलोनी की जमीन को लेकर भी विवाद था। और उसमें कुछ चित्र भी छपे थे जो बनते हुए भवनों के और बने हुए भवनों के थे, जी। और उसमें बाकायदा नामजद बताया था कि ये इनका है, ये उनका है। तो कुछ रिटायर हो रहे थे, कुछ रिटायर हो चुके थे, बड़े बड़े अधिकारी थे। तो ये सवाल मीडिया में खटक रहा है बहुत दिन से, बहुत समय से, लेकिन मीडिया इसमें कुछ कर नहीं पाया था तब तक जी। और वहाँ उस मुद्दे पर सरकार के कान पे जू भी नहीं रखी थी। जी। अब ये विधायक जी ने मोर्चा खोला है, तो निश्चित है कि इनको भी कोई ना कोई बात कहीं खटकी है उस कॉलोनी को लेके। ये शुद्धतः अवैध भवन निर्माण के खिलाफ मोर्चा है, ये कहना तो मैं नहीं चाहूंगा। कोई और बात भी इसमें शामिल हो सकती है, संभावना है इस बात की, लेकिन ये मुद्दा पहले से है हवा में, और हो सकता है विधायक जी हार जाए तो इसका निराकरण भी हो जाए। देखिए, आपने बहुत बड़ी बात कही है कि अगर विधायक की बात को अगर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गंभीरता से लेते हैं तो प्रशासनिक हलकों में जो अफसर हैं उनके बीच में काफ़ी खलबली मचेगी। और खलबली इस बात के लिए मचेगी कि आखिर वो जो आलीशान, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, भवन हैं, प्लॉट्स हैं, वो भोपाल के रातीबाड़ रोड पर ये कॉलोनी कटी है जिसमें बनाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसको लेकर लगातार वो एक तरह से आवाज़ उठाते रहे, लेकिन अब एक कदम और आगे बढ़ के उन्होंने 3 अक्टूबर को जो पत्र जारी किया मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री ने उस पर अभी तक तो संज्ञान नहीं लिया, लेकिन वो इस बात का प्रयास कर रहे हैं विधायक कि एक बार मुख्यमंत्री से समय मिल जाता है तो पूरे दस्तावेजों के साथ वो उनसे मिलेंगे। विधायक जी इस मामले में कैसे आए दृश्य में और क्यों आए, ये 2 बड़े सवाल हैं। क्योंकि वो भोपाल के नहीं है, बाहर के हैं, तो उनका इस भोपाल में इस कॉलोनी में अफसरों के अवैध निर्माण के खिलाफ खड़ा होना, मतलब ये लगता है कि उनका इनमें से किसी अफसर से कोई विवाद या कोई असहमति या कोई नाराजगी हुई है जिसका उन्होंने ये चैलेंज किया। ऐसा लगता है मुझे कि मैं अब आपको देखता हूँ कैसे आप बनाते हैं या कैसे रहते हैं, ऐसा कुछ किस्सा निकलेगा इसके पीछे से, ऐसा लग रहा है मुझे। और ये तब ये बाहर के विधायक भोपाल के इस इशू में शामिल हुए हैं। और जहाँ तक प्रशासनिक अफसरों का सवाल है, मुझे ये भी कहना है कि आखिर सरकार आप क्यों मुंह दे रही और इतना सब क्यों होता ना, विधायक की बात को स्वीकार कर ले तो यह अवैध निर्माण होता कैसे रहा भोपाल में, नगर निगम क्या कर रहा था और अधिकारी क्या कर रहे थे। इसका मतलब ये भ्रष्टाचार का एक दूसरे नमूना पेश होगा जो जिसमें सब शामिल नहीं है। जी चलिए, इसी पे और हमारे साथ अशोक शुक्ला जी जुड़ गए हैं। अशोक शुक्ला जी का भी कमेंट लेते हैं। शुक्ला जी, आदिवासी विधायक ने अफसरों के खिलाफ मोर्चा खोला है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? चलिए, एक बार फिर संपर्क टूट गया है। लेकिन जिस तरह से चौबे जी बार बार जिक्र कर रहे हैं कि अगर भोपाल जैसी राजधानी में अगर बड़े अधिकारियों के अगर ये इस तरह के रिहायशी अंदाज हैं और उसके बावजूद भी अगर कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हो रही है या उसके संज्ञान में नहीं आ रही है, सरकार की जानकारी में नहीं है, और एक विधायक, अब विधायक की मतलब चूंकि अगर वो एक आदिवासी बाप पार्टी के विधायक हैं, वो जिसको कहता है आदिवासी विकास पार्टी है, वो उसके विधायक हैं, और सेलाना में उनके ऊपर 2 एक गंभीर आरोप भी लग चुके हैं, ये इस कारण भी वो चर्चा में है। इसलिए शायद हो सकता है कि उनकी बात को इतनी गंभीरता से ना लिया जा रहा हो। ये भी हो सकता है जैसा चौबे जी जिक्र कर रहे हैं कि विधायक की कुछ और मंशा हो, किसी तरह का दबाव बनाने का प्रयास हो, लेकिन मामला तो गंभीर है। अंदर की बात में सबसे बड़ी बात है कि इस गंभीर मसले को लेकर यही बात हो रही लगातार कि इस गंभीर मसले में अगर नगर निगम के अधिकारी और अगर ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं तो कितनी चिंता की बात है। इसी बात को हम फिर एक बार अशोक शुक्ला जी हमसे जुड़ गए हैं। शुक्ला जी, आदिवासी विधायक ने मोर्चा खोला है अफसरों के खिलाफ। जी, ये कमिश्नर डोडियार जी का शायद ये मामला है जिसपे उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर
तो ये जो विषय है, अभी जैसे अभी चौबे जी भी कह रहे थे, उनको मैंने थोड़ा सा ही सुना है कि ये अधिकारियों की जो भूमिका होती है, जिनको ये देखना होता है कि कहीं इस तरह का अवैध निर्माण न हो। कुछ एरिया और कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पे कुछ गतिविधियां जो है वो प्रतिबंधित होती हैं, लेकिन जो अभी इनका पत्र है, जो विधायक जी का पत्र है, जो तेलंगाना के विधायक हैं, ये भारतीय आदिवासी पार्टी के इकलौते विधायक हैं और ये भी काफी चर्चित हैं, और किस तरह से इनकी पृष्ठभूमि रही, राजनीतिक पृष्ठभूमि रही। अब इन्होंने एक मोर्चा खोला है। तो मैं एक चीज आपसे ये कहना चाहूंगा दीक्षित जी, कि हमारा जो प्रदेश है, हमारा जो मध्य प्रदेश है, वो कानून के मुताबिक नहीं चल रहा है, बल्कि यहाँ का कानून जो है अधिकारियों के मुताबिक चलता है। अधिकारी मनमानी करते हैं, उसके खिलाफ इस तरह की आवाजें भी उठती हैं, शिकायतें भी होती हैं। लेकिन देखिए इसमें होता क्या है, होता कुछ नहीं है। ये शिकायतें जो है ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। पूरे मध्य प्रदेश में अगर आप देखें तो जो कानून बने हैं, जो खासतौर पे हाउसिंग सोसाइटी के लिए बने हैं या कॉलोनियों के लिए जो कानून बने हैं, उनका बड़े स्तर पे उनका वायलेशन हो रहा है। कहीं कोई देखने वाला नहीं, रोकने वाला नहीं है। और वो ठीक कह रहे थे अभी चौबे जी, जो कह रहे थे कि साहब ये भ्रष्टाचार का एक बड़ा जो है उदाहरण है, और इसके खिलाफ अभी एक विधायक ने मोर्चा खोला। मुझे लगता है कि पूरे मध्य प्रदेश में और भी जो विधायक हैं, जो विपक्ष के विधायक, अन्य विधायक हैं, उनको भी इस तरह के मुद्दे उठाने चाहिए। ठीक बात है। तो देखिए, चौबे जी और शुक्ला जी का सीधे तौर पर ये साफ तौर पर कहना है कि आदिवासी विधायक ने मुद्दा तो बहुत मुफीद तरीके से उठाया है, लेकिन क्या सरकार इसको संज्ञान में लेती है, और संज्ञान में लेती है तो क्या इन प्रशासनिक बड़े कद के अधिकारियों और जो रिटायर भी हो चुके, जैसे चौबे जी भी जिक्र कर रहे हैं, कुछ अधिकारी तो रिटायर भी हो चुके होंगे, उनके खिलाफ क्या किसी तरह की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी अगर मामला बहुत संगीन है? क्योंकि अगर बड़े बड़े प्लॉट्स और बड़े बड़े मकान बना लिए गए हैं और विधायक, बाप पार्टी के अगर विधायक इस मुद्दे को उठा रहे हैं, और 3 अक्टूबर को उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पूरे मामले की जानकारी दी है, और जहाँ तक हमारी जानकारी और अंदर की बात है कि उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलने का भी समय मांगा है। अगर मुख्यमंत्री उनसे मिलते हैं, और इसमें एक अंदर की बात है कि इसका मामला शायद न्यायालय में भी चल रहा है, लेकिन न्यायालय में आखिर क्या सुनवाई होती है और किस तरह की बातें सामने आती हैं, कहीं ना कहीं बिल्डर के साथ अफसरों की सेंधमारी तो नहीं है, और क्या विपक्ष भी इसको मुद्दा बनाएगा बाप पार्टी के विधायक के साथ? ये अंदर खाने की बातचीतें अभी हैं, लेकिन हमारे दोनों ही सहयोगी ने साफ तौर पर कहा है कि इसमें प्रशासनिक चूक हुई है, और प्रशासन की जानकारी में होने के बावजूद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो बड़ी बात है। तो अंदर की बात में आज हमने तो बात करी बाप पार्टी के विधायक के मोर्चा खोलने की, लेकिन अब बात करेंगे दूसरी खबर की, जो अपने आप में बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है और लगातार हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। वो बात करेंगे बीना की विधायक निर्मला सप्रे की। बीना की विधायक निर्मला सप्रे ने विधानसभा सचिवालय को एक जवाब भेजा है। जवाब में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैंने कोई दल बदल कानून का उल्लंघन नहीं किया है। विधानसभा सचिवालय को जब उन्होंने 10 अक्टूबर को अपना जवाब भेजा तो ये कहा कि दल बदल कानून उनके ऊपर लागू नहीं होता है, और उन्होंने किसी तरह का कोई इस्तीफा नहीं दिया है। इसके बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों में खलबली मच गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या निर्मला सप्रे को लेकर कांग्रेस कदम उठाएगी और भाजपा का अगला स्टैंड क्या होगा। आज बात इसी मुद्दे पर होगी। अंदर की बात में हम बात करेंगे निर्मला सप्रे का अगला कदम क्या होगा और क्या राजनीतिक सियासत करेगी, यही हम अंदर खाने में बात करेंगे। और फिर वही हमारे दोनों सहयोगी साथी अशोक शुक्ला जी और भानु चौबे जी जुड़े हुए हैं। शुक्ला जी, हम लगातार निर्मला के सप्रे की बात कर रहे हैं। निर्मला सप्रे का एक और मामला सामने आया कि उन्होंने विधानसभा सचिवालय को जवाब दिया है। अब पूरा मामला विधानसभा अध्यक्ष के पाले में चला गया है। आखिर ये चाहती क्या है? पहले तो भाजपा के मंच पर थी, लोकसभा में प्रचार करती हैं, अब कहती हैं कि मैंने कोई दल बदल कानून का उल्लंघन नहीं किया है। देखिए, वो बचाव की मुद्रा में है, और मुझे लगता है कि जो मई के महीने में जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे और जिस तरह से उन्होंने वहां पर जो है अपनी पार्टी के खिलाफ एक कैंपेनिंग भी की थी, और कई जगह उनकी ऐसी तस्वीरें आई थी कि जब वो भारतीय जनता पार्टी के मंच को साझा करती हुई दिख रही थी। लेकिन अब शायद वो अब बचना चाहती हैं, क्योंकि अगर वो इस्तीफा देती हैं या उनका दल बदल कानून लागू होता है, उन पर उनकी विदायगी जाएगी, फिर उनके चुनाव का सामना करना पड़ेगा। और ये मंत्री जी भी खास तो हम लोग देख ही रहे हैं, उन्होंने भी 2020 में पार्टी छोड़ी थी और फिर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। इसके बाद एक चुनाव लड़ती हैं, चुनाव हार जाती हैं, फिर दोबारा भी चुनाव हार जाती हैं। तो जो एक राजनीतिक अनिश्चितता उनको लग रही है कि कहीं वो फिर ऐसा ना हो कि ये दांव उनके खिलाफ उल्टा पड़ जाए और वो चुनाव हार जाए। तो जो कुछ उन्होंने किया था मई में, जो उन्होंने किया था, उस समय उनके सामने जो कोई अवसर रहा होगा बुनाने का, जिसको उन्होंने बुनाया कि नहीं बुनाया, अभी तो अंदर की बात है, इसका खुलासा बेहतर तरीके से आप ही कर पाएंगे दीक्षित जी। लेकिन ये राजनीति में हो रहा है कि हम अपने छोटे से लाभ के लिए
ये और बड़े लाभ के लिए, कोई एक लाभ के लिए हम जो है कोई एक स्टेप उठाते हैं और फिर जब हमको लगता है कि नहीं अब हमको आज नुकसान हो सकता है तो हम उससे बचते हुए दिखाई देते हैं। फिलहाल निर्मला सप्रे भी यही कर रही हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि वो खुद ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो है कोई ऐसा काम नहीं किया है और सचिवालय उनसे ये कह रहा है कि साहब आपके खिलाफ जो है क्यों न इस तरह की कार्रवाई हो कि आपको जो है आपकी सदस्यता समाप्त कर दिया है। कांग्रेस की भी ये कोशिश होगी कि निर्मला सप्रे जो है सदन को विधानसभा की विधायक न रह जाए और चुनाव का वो सामना करें। तो मुझे लगता है कि वो पूरी तरह से फंस गई हैं और अब इसमें उनके सामने कोई कानूनी विकल्प है कि नहीं है, इस मामले में जब वो किसी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे तब ये बात समझ में आएगी। जी चौबे जी, आखिर निर्मला सप्रे क्यों ऐसा कर रही हैं? पहले भाजपा के मंच पे आती हैं, फिर जवाब देती हैं, जवाब देने में भी देरी करती हैं और फिर अब फिर कंफ्यूजन में आ गई हैं वो कि आखिर मैं कांग्रेस में ही हूं लेकिन मैं भाजपा में तो गई नहीं। उसके बाद वीडी शर्मा भी उन पर हमला करते हैं। अंदर की बात क्या लगती है आपकी कि निर्मला सप्रे के मन में चल क्या रहा है? आप देखिए, यहाँ इस मामले में निर्मला सप्रे जवाब देने की उत्तरदायित्व से बनी है। उन्होंने जो कृत्य किया है उसका जवाब उन्हें देना है। 10 अक्टूबर को जो जवाब उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को भेजा है वो तो ठीक है, लेकिन जनता ने मतदाता को ये बताना होगा कि आखिर वो कर क्या रही है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है इसमें। हमारा सवाल ये है कि चुनाव आचार संहिता या जो नियम कानून कायदे बने हैं उनका इसमें क्या प्रोविजन है, क्या इसमें एक्शन दिया जा सकता है। चुनाव आयोग आगे क्यों नहीं आता? और अगर विधानसभा अध्यक्ष के क्षेत्राधिकार का मामला है और चुनाव आयोग सीधे दखल नहीं दे रहा है तो विधानसभा अध्यक्ष को 10 अक्टूबर के जवाब पे 23 अक्टूबर तक का टाइम देने का, 15 दिन का टाइम देने का क्या औचित्य है? इसका तत्काल निर्णय इतने महीने से नाटक चल रहा है, क्यों नहीं किया जाना चाहिए? सवाल ये है, मुझे लगता है कि वो अपना राजनीतिक, अब देखिए अगर भीड़ में चौराहे पर हत्या होती है तो पुलिस उसमें से गवाह ढूंढती है भीड़ में से। इन्होंने जनसभा में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में अगर सदस्यता ली है तो क्या चुनाव आयोग को गवाह नहीं मिल रहे इनको अयोग्य घोषित करने के? ठीक बात। दूसरी बात, जी हाँ, दूसरी बात, अगर इन्होंने सदस्यता अभियान में अपने आईडी से सदस्य बनाए हैं तो फिर किस सबूत की जरूरत है इन्हें अयोग्य घोषित करने के लिए? वह पर्याप्त सबूत है कि आपने सदस्य बनाए, आप किस हैसियत से बना सकती है, आपके आईडी का यूज हुआ है। तो ये इनकी शरारत है, यूज कर रही है अपने क्षेत्राधिकार का, विशेषाधिकार का, और ये पूरा जमात जो है इनकी पूरी, ये जिसमें सब शामिल मैं कह सकता हूँ, वो भी पर्याप्त समय दे रहे हैं कि किसी तरह ये बच निकले और कोई कानून इन पर लागू ना हो जाए। तो मेरी उम्मीद ये है कि चुनाव आयोग जरूर को आगे आए और इन विधायकों की जो मनमानी है और जो मिसयूज है इसका पद का, इसका कुछ ना कुछ एक्शन लेके निराकरण करे। जी शुक्ला जी, विधानसभा अध्यक्ष के पाले में गेंद जा चुकी निर्मला सप्रे की, तो आपको चूंकि लंबे समय से आपका राजनीतिक अनुभव, राजनीतिक पत्रकारिता कर रहे हैं आप, तो क्या लगता है कि अंदर खाने विधानसभा अध्यक्ष इस मामले में क्या निर्णय लेंगे? देखिए, अभी तो उनका जवाब है, उन्होंने जवाब दिया है। उसके बाद में जो सचिवालय है, कांग्रेस इसमें क्या करती है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है क्योंकि दूसरा पक्ष इसमें कांग्रेस का है। कांग्रेस जो है सिफारिश करेगी कि इनके खिलाफ दल कानून की कार्रवाई हो और इनकी सत्ता जो है समाप्त हो, ये चुनाव में जाए। और ये पूरी एक लंबी प्रक्रिया है। अब इसमें जो विधानसभा का सचिवालय है वो उसको जवाब मिला है, इसके बाद वो स्पीकर के सामने जाएगा, स्पीकर उसमें क्या फैसला लेते हैं, कांग्रेस का उसमें क्या पक्ष रहता है। तो ये एक पूरी प्रक्रिया है जिसका अभी पालन होगा और मुझे लगता है कि ये मामला जो है 4-6 महीने अभी इस तरह से चलता रहेगा। हम लोग ने देखा कि मध्य प्रदेश में कि ये मैहर के जो विधायक थे नारायण त्रिपाठी, इनका भी मामला इसी तरह 2014 में आया था जब अजय सिंह राहुल यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस के टिकट पर, और ऐन वक्त पर जो है नारायण त्रिपाठी ने ताला बदल लिया था। और आप देखिए वो पूरा समय जो है करीब कोई 8-10 महीने का समय इसी तरह से निकल गया था। कांग्रेस उनको लटका के रखी हुई थी, नारायण त्रिपाठी जो है बीजेपी में शामिल हो गए थे औपचारिक तौर पर। तो ये हमारे जो विडंबना है हमारे देश की, मतलब निर्वाचन आयोग के सामने ही सब कुछ होता रहता है। और मैं आपको सबसे बड़ी हास्यास्पद एक बात आपको बताता हूँ कि हमारी निर्वाचन प्रणाली कैसी है। एक सीमा तय कर दी गई कि साहब आप 40 लाख रुपए विधानसभा में 80 लाख रुपए खर्च करेंगे। आप कोई भी एक चुनाव मुझे आप बताइए दीक्षित जी जो तय सीमा के भीतर लड़ा जाता हो, सब इसका वायलेशन करते हैं, निर्वाचन आयोग कुछ नहीं करता है।
इनके लिए बहुत सारे नियम कायदे बनाए गए हैं, लेकिन उनका एक व्यवहारिक रूप में उनका कितना पालन होता है, तो ये सभी तमाशेबाजी है और जनता भी इसको देख रही है। लेकिन जनता के पास में कोई ऐसा अधिकार नहीं है। अगर जनता के पास आज राइट टू रिकॉल होता तो जनता शायद निर्मला सप्रे को देती, पर खास कर देती कि हमने तो आपको कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव जिताया था, आप बीजेपी में कैसे जा रही हैं। तो दरअसल क्या है कि मतदाता जो है वो 5 वर्ष का राजनीतिक गुलाम है, उसके पास में कोई अधिकार नहीं है और इसी का ये दुरुपयोग होते हुए हम लोग देख रहे हैं। ठीक है चौबे जी, एक आखिरी टिप्पणी लूंगा, क्योंकि जिस तरह से शुक्ला जी ने नारायण त्रिपाठी का उदाहरण दिया है, लेकिन मैं एक उदाहरण आपको आपके ही पास के जिले का बता देता हूं। सचिन बिरला का भी ऐसा मामला लंबे समय तक अटका रहा था। मेरी जानकारी जहां तक 1.5-2 साल तक वो कांग्रेस और भाजपा को झुलाते रहे, ना उन्होंने इस्तीफा दिया था और ना उन्होंने कांग्रेस में इस्तीफा दिया था। बावजूद उसके भाजपा के कई मंचों पर रहे, वो कई उपचुनाव में हमें देखे गए। ऐसा ही मसला अगर हम मान के चलें तो निर्मला सप्रे का है। अब जैसे शुक्ला जी जिक्र कर रहे हैं कि अभी तो कांग्रेस को निर्णय लेना पड़ेगा कि कांग्रेस आखिर करेगी क्या, और फिर उन्होंने एक बात और कही शुक्ला जी ने कि जनता के पास अगर रिकॉल का अधिकार होता तो शायद संकट बढ़ सकता था और ऐसी हिमाकत शायद जनप्रतिनिधि नहीं करते। लेकिन निर्मला सप्रे के मसले में आखिर कांग्रेस का स्टैंड आपकी दृष्टि में क्या हो सकता है अंदर खाने? कांग्रेस के पास अब एक ही विकल्प है। अगर विधानसभा अध्यक्ष का फैसला उनकी अपेक्षा के अनुकूल नहीं आता है तो उन्हें हाई कोर्ट जाना पड़ेगा और कोर्ट में फैसला कब होगा, कैसे होगा, ये कहना कठिन है, टाइम लग सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि अब समय है, जैसे जैसे इवोल्यूशन होता है, जैसे जैसे समस्याएं आती हैं उनका समाधान निकाला जाता है। ऐसे चुनाव आयोग को ऐसे सिचुएशन का समाधान अब निकालना चाहिए, क्योंकि एक से अधिक उदाहरण हो चुके हैं। तो इसका भी कोई एक कानूनी प्रावधान करना चाहिए ताकि ऐसे उदाहरण आगे रोके जा सके। जैसे प्रचार में रोका गया, जैसे लेन देन में रोका गया, जैसे खर्च में रोका गया। अब ये समस्या आई है, नई है। विधायक जो है अपने राजनीतिक संबद्धता को लेकर दुरुपयोग कर रहे हैं, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं कि इधर जाए कि उधर जाए। तो जैसे दलबदल कानून आया, ऐसा चुनाव आयोग को इस बारे में आगे आके कोई ना कोई एक प्रावधान पेश करना चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं आगे रोकी जा सके। जी शुक्ला जी, एक अंतिम टिप्पणी आपसे लूंगा, क्या चुनाव आयोग का हस्तक्षेप बनता है इस पूरे मामले में? अभी तो नहीं बनता है, अभी तब तक नहीं बनता है जब तक कि विधानसभा के जो स्पीकर हैं वो सचिवालय की तरफ से जब तक कोई एक रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट नहीं आती, क्योंकि जो भी रिपोर्ट आएगी फिर वो निर्वाचन आयोग को जाएगी। तो इससे अभी थोड़ा सा कानूनी जो प्रक्रिया है वो इस तरह की है कि पहले सचिवालय और स्पीकर कोई फैसला लेंगे, या कांग्रेस हो सकता है कि सीधे जाए और निर्वाचन आयोग से अगर कोई शिकायत करती तब उस पर वो संज्ञान ले सकता है। ठीक बात। चलिए, तो आप दोनों ही हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद है। तो देखिए, आज अंदर की बात में हमने बात करी आदिवासी विधायक डोडियार की, और उसके बाद दूसरी खबर जो निर्मला सप्रे को लेकर थी, निर्मला सप्रे के जवाब को लेकर बड़ा कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न इस बात का है कि कांग्रेस इस सदमे में है कि आखिर भाजपा की सदस्यता क्यों नहीं ली उन्होंने, जबकि भाजपा में सदस्यता अभियान लंबे समय से चल रहा था और इस सदस्यता अभियान चलने के बावजूद भी वो भाजपा की सदस्य नहीं बन पाई। उसके बाद वो जवाब देती हैं, जवाब में लिखती हैं कि मेरा कोई दल बदल कानून के दायरे में मैं नहीं आती हूँ, और अब पूरा मामला जो है वो विधानसभा अध्यक्ष के पाले में जा चुका है। विधानसभा अध्यक्ष, हमारे पास जो अंदर खाने की जानकारी है, विधानसभा अध्यक्ष शायद सोमवार या मंगलवार को इस मामले में सुनवाई कर सकते हैं और निर्णय लेने के अधिकारी होंगे। लेकिन तब तक ये देखना होगा अंदर खाने की बात में कि क्या निर्मला सप्रे की सदस्यता यथावत रहेगी, वो कांग्रेस के विधायक बनी रहेंगी या उनकी सदस्यता जाएगी। यह बहुत सोचने और समझने वाली बात होगी। इस पूरे मुद्दे पर हमने बात करी, फिर कल नए मुद्दों पर बात करेंगे। तब तक दीजिए मुझे याद, देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।